अध्याय 581 प्राप्ति। एक अज्ञात बंदीगृह। 12वें एल्डर के दृष्टिकोण से। 12वें बुजुर्ग ने होश में आते ही कराहते हुए कहा। उनका सिर इतना भारी लग रहा था मानो उस पर पिघला हुआ लोहा रखा हो। उसकी पलकें झपकी और खुल गईं, और सबसे पहले उसने अपने ऊपर झूलते हुए एक बल्ब को देखा, जिसकी मंद रोशनी हिरासत कक्ष की नम पत्थर की दीवारों पर लंबी छाया बना रही थी। टपकना टपकना छत से पानी लगातार टपक रहा था। हर बूंद दम घोटने वाली खामोशी में तीखी गूंज पैदा कर रही थी, और तभी उसे एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता। मोटी रस्सियों से उसे एक स्टील की कुर्सी से बांध दिया गया था, जिससे उसकी कलाई और टखनों में कट लग रहे थे, और धातु के फ्रेम की ठंडी चुभन उसकी पीठ में गड़ रही थी। खींचो खड़खड़ाहट उसने एक बार, दो बार खींचा, लेकिन गांठें खुलने से इनकार कर रही थी, और अपनी ही बेड़ियों की खड़खड़ाहट की आवाज ने कैद की भावना को और भी तीव्र कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और कोठरी का जायजा लिया, लेकिन वहां न तो खिड़कियां थीं, न दरारें, बस वे चिकनी दीवारें और एक मजबूत दरवाजा था जो कुंडी से बंद था। वो हर हाल में एक ऐसी जेल कोठरी में था जहां कोई आम आदमी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। ये क्या बकवास है, उसने बुदबुदाया, इससे पहले कि उसकी नजर आखिरकार उसके सामने बैठे 4 लोगों पर पड़ी। मुंह फैन हाथ जोड़कर बैठी थी, उसकी मुद्रा अकड़ी हुई थी, और वह जानबूझकर उसकी आंखों में देखने से बच रही थी। उसके बगल में सू पे एकदम स्थिर खड़ा रहा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, मानो पत्थर से तराशा गया हो। आगे चलकर वाइपर लापरवाही से पीछे की ओर झुक गया। उसका सफेद मुखौटा बल्ब की रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। उसकी शांत उपस्थिति किसी तरह सेल से भी अधिक विचलित करने वाली थी। और अंत में, केंद्र में, उन सभी से घिरा हुआ लियो छाया ड्रैगन था। लियो सीधा बैठ गया। उसकी निगाहें उस बुजुर्ग पर टिकी हुई थीं, जो घृणा से भरी निगाहों से उसे देख रहा था। हालांकि अहंकारी बुजुर्ग ने फिलहाल इस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो, स्काईशेड? 12वें एल्डर ने गरजते हुए कहा। उनकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, टपकते पानी से भी तेज, उनकी जंजीरों की खड़खड़ाहट से भी तेज। इसका क्या मतलब है? मुझे अभी इसी वक्त रिहा करो, उसने गुस्से से भरे जबड़े भींचते हुए मांग की, क्योंकि उसके सीने में क्रोध उमड़ रहा था। खींचो चीख उसने अपनी जंजीरों को जोर से खींचा। कुर्सी फर्श पर घिसटती हुई सरसरा उठी, और उसने लियो को इस तरह घूरा जैसे कि केवल उसका आक्रोश ही इस विश्वासघात को चकनाचूर करने के लिए काफी होगा। लेकिन कमरे में सन्नाटा छाया रहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। न तो मुंह फैन, जिसने अपनी निगाहें और भी नीचे अंधेरे में झुका ली, न ही सूपेई, जो मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी रही, न ही वाइपर, जिसका मुखौटा के पीछे का शांत भाव अभेद्य था, और न ही लियो, जिसकी निगाहें अकेले ही उस बुजुर्ग पर रस्सियों से भी ज्यादा भारी पड़ रही थीं, जिन्होंने उसे बांध रखा था। पूरे 2 मिनट तक कोई नहीं बोला, क्योंकि 12वें बुजुर्ग अपने बंधनों से जूझते रहे और कुत्ते की तरह भौंकते हुए उन सभी से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते रहे, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि उनकी धमकियों के बावजूद उनमें से कोई भी नहीं हिला। आप जानते हैं, आप सचमुच एक कलाकृति हैं, 12वें एल्डर, लियो ने अंततः कहा, और अपनी कुर्सी से उठकर 12वें एल्डर के पास जाकर उनके चेहरे के ठीक सामने बैठ गया। हम सभी को आश्चर्य हो रहा था कि जागने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या आप डर जाएंगे? क्या आपको पछतावा होगा? या फिर आप सदमे में चले जाएंगे और तेजी से सांस लेने लगेंगे? हालांकि हम में से किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि आप इस तरह के आत्मधार्मिक क्रोध के साथ जागेंगे। बधाई हो, आपने तो हमारी उम्मीदों से भी कहीं कम स्तर तय कर दिया है, लियो ने सपाट स्वर में कहा, जब उसने 12वें एल्डर के चेहरे पर हैरानी के भाव देखे। स्काईशेड, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मुझे अभी इसी वक्त नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं परिषद का एक वरिष्ठ सदस्य हूं। अगर तुमने मुझ पर हाथ भी उठाया, चाहे तुम शैडो ड्रैगन ही क्यों न हो, तो तुम पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। 12वें एल्डर ने धमकी दी, और लियो ने हंसते हुए कहा। हाँ 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 हाँ। लियो हंसा और मुड़कर डुपरवेल और सू पेई की आंखों में देखते हुए सोचने लगा कि क्या वे दोनों जो सुन रहे हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। फिर मुड़कर 12वें एल्डर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पीए तारानकन बुजुर्ग का सिर एक तरफ झुकते ही तेज और बेरहम आवाज से एक जोरदार दरार पूरे सेल में गूंज उठी। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, और उसके गाल पर एक चमकदार लाल निशान उभर आया था। उसकी त्वचा पर प्रत्येक उंगली के निशान पूरी तरह से अंकित थे। एक पल के लिए वो जम गया। उसका मुंह खुला रह गया, उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला, और उसकी सांस गले में ही अटक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर लियो की ओर घुमाया। उसकी आंखें स्तब्ध अविश्वास से चौड़ी हो गईं,
मानो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसी ने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। इस क्षण उनकी निगाहों में आमतौर पर जलने वाला गर्वपूर्ण क्रोध लड़खड़ा गया और उसकी जगह घोर अपमान ने ले ली, क्योंकि उस एक ही प्रहार के भार के नीचे उनका झूठा अधिकार का भाव चकनाचूर हो गया। उसके हिलने डुलने पर उसकी कलाई पर बंधी रस्सियां खड़खड़ाने लगी, लेकिन उसका हमेशा वाला अहंकार डगमगा गया और उसकी जगह सन्नाटा छा गया। लो, मैंने तुम्हें मारने की हिम्मत की, अब तुम जो चाहो कर लो। मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे आजमाओ, जारी रखें। मुझे इसके सबसे बुरे परिणाम भुगतने दो, चलो। लियो ने आग्रह किया और धीरे धीरे करीब आता गया, यहां तक कि उसने अपना गाल भी झुका लिया ताकि वह एक फ्री शॉट दे सके, जिसे वह जानता था कि दूसरा पक्ष नहीं ले सकता। मैं वह 12वें एल्डर लड़खड़ाते हुए बोले। वे एक सुसंगत वाक्य नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि आंखें खोलने के बाद पहली बार उन्होंने लियो की आंखों में नफरत देखी और उसके भाव के पीछे छिपी पागलपन की हद को महसूस किया। निगलने की कोशिश करते हुए उसका गला कांप रहा था, फिर भी शब्द टूटे फूटे और कमजोर निकले। उनमें वो आत्मविश्वास गायब था जिसे वो आमतौर पर कवच की तरह पहने रहता था। जैसे जैसे परिस्थिति का भारी बोझ उस पर हावी होता गया, उसकी आंखों की आग मंद पड़ती गई और अब कमरे की खामोशी घुटन भरी लगने लगी, क्योंकि न तो कोई गार्ड अंदर आया, न ही कोई अधिकारी उसके पीछे खड़ा था, और न ही कोई पद उसे लियो की निगाहों में धधकती घृणा से बचा सका। उसने लियो की आंखों में आंखें मिलाने की कोशिश की, लेकिन जितनी देर तक वो उन आंखों में देखता रहा, उतना ही उसके अंदर बेचैनी बढ़ती गई, क्योंकि वहां कोई दया नहीं थी, कोई संयम नहीं था, बस एक शिकारी था जिसने अपने दांत फैला रखे थे और उसे चीर फाड़ करने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा, हालांकि शब्दों में अब आदेश की गर्जना नहीं थी, बल्कि इनकार की कांपती हुई गूंज थी। लियो और भी करीब झुक गया, उसकी आवाज धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, फिर भी किसी भी दहाड़ से ज्यादा भयानक। क्या मैं नहीं करूंगा? तुम्हें लगता है कि यह कमरा, ये पल, ये बैठक अभी भी तुम्हारे छोटे से सभा कक्ष में हो रही है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति यहां तक पहुंचती है? नहीं, एल्डर, यहां केवल मैं हूं, तुम और तुम्हारे अपराध। बुजुर्ग व्यक्ति की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और सांसें तेज हो रही थीं, हर सांस उथली थी। नम हवा में ठंडक के बावजूद उनके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थीं। उसका दिमाग चकरा रहा था, वो इस विकट परिस्थिति का समाधान खोजने के लिए बेताब था, लेकिन अपने सुरक्षाकर्मियों और अपने पद से मिलने वाली सुरक्षा की भावना के बिना, उसने महसूस किया कि वो अकेले कुछ खास नहीं कर सकता। खासकर तब जब वो न तो अपने शरीर की एक मांसपेशी हिला सकता था और न ही किसी प्रकार की ऊर्जा का संचार कर सकता था। अपराध? कौन से अपराध? उसने निर्दोष दिखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसके शब्दों से किसी को भी हंसी नहीं आई। यह एक साजिश है, एक गलतफहमी है, उसने बहस की, लेकिन लियो बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखता रहा, क्योंकि अब जाकर उसे अपनी विकट स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ था। इस क्षण, जैसे ही उसके बेचैन विचार ल्यूक और स्काईशेड परिवार के खिलाफ उसके द्वारा किए गए अपराधों की ओर वापस लौटने लगे, सच्चाई आखिरकार समझ में आ गई, और उसके सीने में पनप रहे आतंक को अब छिपाया नहीं जा सका। उसके चेहरे पर जो गर्व का मुखौटा था, वह पूरी तरह टूट गया, उसके कंधे सिकुड़ गए, उसकी आंखों में एक ऐसे शिकार की खोखली दहशत झलक रही थी जिसे अभी अभी यह एहसास हुआ हो कि शिकारी ने उसे क्यों चुना था। और अंत में भय की वह झलक देखकर लियो के होठों पर एक ठंडी, संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके शिकार को आखिरकार उसकी कैद के पीछे का कारण समझ आ गया था। अध्याय 582, भीख मांगना, एक अज्ञात बंदी गृह, 12वें एल्डर के दृष्टिकोण से। स्काईशेड, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, यह एक गलतफहमी है, धर्मी गुट ने तुम्हें गलत जानकारी देकर मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा। मुझसे बात करो, कृपया मुझसे बात करो, मुझे यकीन है कि हम तुम्हारी हर शिकायत का हल निकाल सकते हैं। 12वें एल्डर ने बेताब होकर विनती की, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी क्योंकि वो रस्सियों की वजह से जितना आगे झुक सकता था उतना झुक गया था। हालांकि उसकी निराशा के लिए लियो ने केवल धीरे से अपनी उंगली उसके चेहरे के सामने हिलाई, उसकी आंखें स्थिर थीं और पलकें नहीं झपका रही थीं। यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है, 12वें एल्डर, आप देखिए, मुफैन मेरे पीछे बैठी है, उसने आपके अपराधों के बारे में सच्चाई कबूल कर ली है, अब आपके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने लियो और मुफैन के बीच अपनी निगाहें घुमाई, और उनकी आवाज चीख में बदल गई। मुफैन, तुम झूठे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैडो ड्रैगन को मेरे खिलाफ भड़काने की? लियो, मेरी बात सुनो, वो मू कबीले की है, वो दुश्मन कबीले की है, उसने हमारे खिलाफ बगावत कर दी होगी,
तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, वो दोहरी एजेंट है। लियो हंस पड़ा और एक बार फिर बड़े व्यक्ति के चेहरे के सामने अपनी उंगली हिलाई, मानो वो किसी अविज्ञाकारी बच्चे को सुधार रहा हो। गलत जवाब। मैं तुम्हें सच कबूल करने का एक और मौका देता हूं, वरना। लियो ने चेतावनी दी, लेकिन उस बुजुर्ग ने मूर्खतापूर्ण ढंग से चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपने बंधनों से जूझते हुए और अधिक जहर उगला। मुंह फैन, तुम सांप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही हाथ को काटने की? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैंने कहा, मेरी तरफ देखो। पीए तारानकन लियो ने अपने दूसरे गाल पर जोर से हाथ मारा, जिसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसकी त्वचा पर लाल रंग का एक दूसरा निशान तेजी से उभरा, और इस बार उसके होठों के कोने से खून की एक हल्की सी धार टपक कर उसकी ठुड्डी को दागदार कर दिया, क्योंकि उसका सिर कुछ देर के लिए एक तरफ लुढ़क गया था। 12वें एल्डर एक बार फिर जम गए, उनका चेहरा स्तब्ध अविश्वास से भर गया, मानो उनकी बची खुची गरिमा भी उनसे छीन ली गई हो। लियो और करीब आया, उसकी आवाज धीमी, संयमित थी, और हर शब्द धमकी से भरा हुआ था। गलत जवाब। अगली बार मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं घूंसा मारूंगा और तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। उसके बाद वाली बार मैं अपना खंजर निकालूंगा और तुम्हारा शरीर चीरना शुरू कर दूंगा, समझे? जैसे जैसे बुजुर्ग की सांसें उथली होती गईं, उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और माथे से पसीना टपकने लगा। उन्होंने धमकी दी, और पहली बार लियो के शब्दों का भार उनकी हड्डियों में समा गया। उसके बाद जो सन्नाटा छाया, वो थप्पड़ से भी बदतर था, क्योंकि उस सन्नाटे में वो अपने ही डर को आकार लेते हुए सुन सकता था। वो कांप उठा, उसके होंठ फड़फड़ाने लगे मानो शब्द बाहर आना चाहते हो, लेकिन अहंकार उन्हें रोक रहा हो। फिर भी लियो टस से मज नहीं हुआ, उसकी ठंडी निगाहें रस्सियों से भी ज्यादा भारी पड़ रही थीं, और धीरे धीरे बुजुर्ग को एहसास हुआ कि वो तबाही के कगार पर खड़ा है, और चाहे वो कोई भी रास्ता चुने, केवल दर्द और पीड़ा ही उसका इंतजार कर रही थी। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं एल्डर परिषद का सदस्य हूँ। मेरी मृत्यु का आभास लॉर्ड सोरोन को हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। स्काईशिड 12वें एल्डर ने चेतावनी दी, उनकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वे अपनी आखिरी रक्षा पंक्ति पर अड़े हुए थे। वो जानता था कि उसके पास खेलने के लिए और कोई कार्ड नहीं बचा है, इसलिए उसने एकमात्र ऐसे नाम का आह्वान किया जो अधिकांश पुरुषों को डराने के लिए काफी शक्तिशाली था। लॉर्ड सोरोन, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उसका मानना था कि वह लियो और उसके सम्राट स्तर के अनुयायियों को आसानी से कुचल सकता है। लेकिन उसकी हैरानी के बावजूद लियो ने बस कंधे उचका दिए, मानो धमकी का कोई मतलब ही न हो। यहां तक कि जब सोरोन का नाम एक चेतावनी के रूप में लिया गया, तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। खैर, अगर उसे पता चल गया तो ठीक है, लेकिन कोई भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाकर बिना सजा पाए बच नहीं सकता। लियो का लहजा शांत था, लेकिन उसमें जहर घुला हुआ था। उसकी नजरें एल्डर से हट नहीं रही थीं। इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, चाहे इसका मतलब तुम्हारे साथ यहीं मरना ही क्यों ना हो। लेकिन उसके होठों पर एक पतली, ठंडी मुस्कान उभर आए। आज मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम भी न मरो। चाहे मैं तुम्हें कितना भी तोड़ दूं, मैं तुम्हें जीवित रखूंगा, तुम्हें पानी पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा और तुम्हारे शरीर को इतना पोषण दूंगा ताकि मैं कुछ दिनों में वापस आकर ये सब फिर से कर सकूं। लियो की आवाज में जरा भी झिझक नहीं हुई, उसकी उपस्थिति एक शिकंजे की तरह कसती रही, जब तक कि बुजुर्ग को यह एहसास नहीं हो गया कि मृत्यु ही उसका सबसे बुरा भाग्य नहीं है। अरे, तुम पागल हो, ये तो सरासर पागलपन है। 12वें एल्डर चिल्लाए, उनकी आंखें कमरे में इधर उधर बेतहाशा घूम रही थी। मुंह फैन, वाइपर, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने हताशा से पहले मुफैन की ओर रुख किया। मुफैन, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगी तो मैं तुम पर बेहिसाब दौलत बरसा दूंगा। जमीन, सत्ता, रुतबा, धरती के हर कोने से खजाने, सब तुम्हारे होंगे। तुम्हें अब किसी मामूली नौकरानी बनकर नहीं रहना पड़ेगा। तुम यहाँ रानी की तरह रह सकती हो। लेकिन मुफैन ने केवल हल्की सी उपहास भरी मुस्कान दी। उसकी आंखें उसे स्वीकार करने के लिए उठने से भी इनकार कर रही थीं। उसकी चुप्पी किसी भी अस्वीकृति से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। एल्डर ने अपने दांत पीसते हुए अपनी विनती भरी निगाहें डुप्रेवेल की ओर घुमाई। और तुम, वाइपर, नहीं, डुप्रेवेल, अभी मेरी मदद करो, वरना मैं अपने हाथों से उस शापित अनुबंध को फाड़ डालूंगा जो तुम्हें स्काईशिड से बांधे रखता है। तुम आजाद हो जाओगे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुफ्त, कोई अनुबंध नहीं, कोई गुलामी नहीं। आप और आपका बेटा सम्माननीय नागरिक बनकर धन दौलत और आराम से जीवन बिता सकते हैं। आपको फिर कभी घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन डुप्रेवेल केवल छाया में पीछे झुक गया। बाहें मोड़े हुए उसके सिर का हल्का सा हिलाना ही 12वें एल्डर को मिला एकमात्र जवाब था, क्योंकि उसे एक बार फिर लियो के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लियो, लियो रुको, मेरी बात सुनो, वह हकलाते हुए बोला। अब उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, बिल्कुल डुप्रेवेल की तरह। मैं परिषद में तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कभी प्रतिरोध का सामना न करना पड़े, कभी भी खतरनाक मिशनों पर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। तुम आज़ादी से अपनी मर्जी से जियोगे, परिषद में मेरी सुरक्षा इसकी गारंटी देगी। वो बंधनों की अनुमति के अनुसार जितना आगे झुक सकता था झुका, उसका चेहरा हताश और कांप रहा था। ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस मुझे आज ही जाने दो। अध्याय 583 स्वीकारोक्ति। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं डुप्रेवेल की तरह तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मैं परिषद में तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो कृपया कृपया मुझे जाने दो, स्काई शॉर्ड, 12वें एल्डर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और लियो उसकी बातों पर हंस पड़ा। 12वें एल्डर को उसने ठीक उसी जगह पर फंसा लिया था जहां वह उसे चाहता था, क्योंकि बातचीत में उसकी कमजोरी दिखाना ही वो क्षण था जिसका लियो इंतजार कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा 12वें एल्डर, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर यह मोफैन या धर्मी गुट की साजिश है, तो आप मेरे गुलाम बनने के लिए क्यों सहमत हुए? अगर तुम नैतिक रूप से ईमानदार हो तो तुम अपने सच पर क्यों नहीं टिकोगे? लियो ने मुट्ठी भींचते हुए और उंगलियां भींचते हुए पूछा, मानो वो 12वें एल्डर के झूठ बोलते ही उसकी नाक पर मुक्का मारने के लिए तैयार हो। मैं 12वें एल्डर हिचकिचाए। लियो की भयावह मुस्कान ने उन्हें कंपकंपी दे दी, और मुक्का पड़ने से पहले उन्होंने रुककर खुद को संभाला। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने ही पूरे 1 साल तक ल्यूक स्काईशिट का पीछा करने के लिए भाड़े के सैनिकों को भेजा था। मैंने उसे एक मजबूत योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि मुझे उसकी क्षमता पर विश्वास था, और मैं सर्वश्रेष्ठ ड्रैगन उम्मीदवार तैयार करना चाहता था। एल्डर का बहाना मुंह से निकला, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लियो की मुट्ठी आगे बढ़ी। तारानकन दरार, तारानकन। हड्डी के टूटने की आवाज दिल दहला देने वाली थी। बल के कारण उसकी नाक चपटी हो गई, जबकि खून की मोटी धाराएं उसके चेहरे से बहने लगीं, उसकी ठुड्डी पर छिटक गईं और उसके वस्त्रों पर टपकने लगीं। आह! बुजुर्ग की चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन उसके गले में जमे खून के बुलबुले से उसकी आवाज दब गई, क्योंकि वह अपनी बेड़ियों के खिलाफ असहाय रूप से छटपटा रहा था। लियो उसके ऊपर झुक गया, एक बार उसका हाथ हिलाया और फिर अपने होठों को एक तीखी मुस्कान में मोड़ लिया। गलत, तुम्हें मेरे भाई की योद्धा बनने की क्षमता की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने शांत, स्थिर, लेकिन जहर से भरी आवाज में कहा। तुम्हें एक ऐसा ड्रैगन चाहिए था जिसे तुम वश में कर सको, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने झुकते हुए और 12वें एल्डर की आंखों में घृणा भरी निगाहों से देखते हुए अपनी बात समाप्त की। मम्फगग। बुजुर्ग व्यक्ति खून से लथपथ होकर सिसक रहा था, उसका शरीर कांप रहा था और उसका सिर आगे की ओर लुढ़क रहा था, लेकिन लियो ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उन शब्दों के बोझ से बच न सके। अब मैं अपना खंजर निकालने जा रहा हूं, इसलिए अब से मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप सच बोलें, पूरा सच बोलें और सिर्फ सच बोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से तब तक यातना दूंगा जब तक आप मृत्यु के द्वार पर न पहुंच जाएं। लेकिन अगर तुम स्वेच्छा से अपने अपराध कबूल कर लेते हो तो शायद समझौता होने की संभावना हो सकती है, लियो ने कहा, और उसने अपने शरीर के चारों ओर की आभा को काला होते हुए देखा। उसने सौदे की संभावना के बारे में झूठ बोला था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि फिलहाल उसका लक्ष्य 12वें एल्डर से कबूलनामा करवाना था। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूं, अपनी कटार मत निकालो। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यह एक लंबी कहानी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात भी सुनेंगे। 12वें एल्डर ने बात अधूरी छोड़ दी, और इस बार लियो तुरंत पीछे हट गया। चरण वह अपनी कुर्सी की ओर वापस चला गया, एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर बैठ गया, और 12वें एल्डर को बोलने का इशारा किया, ताकि उन्हें अपनी कहानी का पक्ष बताने के लिए जगह मिल सके। तो ये समझाने के लिए कि मैंने आपको और ल्यूक को इतनी सख्ती से प्रशिक्षित करने का विकल्प क्यों चुना, मुझे वापस जाना होगा, उस समय से पहले जब मैं 12वां एल्डर बना था। तभी तुम्हें मेरी कहानी की पूरी सच्चाई समझ आएगी। उसने मुंह भर खून फर्श पर थूकते हुए कहना शुरू किया। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मैं पूर्व ड्रैगन नोआ एशबन का सबसे अच्छा दोस्त था। वह सिर्फ मेरा नेता या मेरा युद्ध साथी ही नहीं था,
वह मेरा शपथ लिया हुआ भाई था, और डुप्रुवेल के हाथों उसकी हार ने मुझे उस समय पूरी तरह से तोड़ दिया था, उसने कहा, और उसकी निगाहें डुप्रुवेल की ओर मुड़ गईं, जिनमें घृणा की एक नई जलती हुई भावना थी। यह अफवाह फैल गई कि यह अंदरूनी साजिश थी कि पंथ की परिषद के किसी सदस्य ने हमारे मिशन की जानकारी लीक कर दी थी। आखिर सर्प वहां और कैसे हो सकते थे? किसी ने उन्हें इसकी सूचना जरूर दे दी होगी, और हमारे दल के अलावा केवल एल्डर्स काउंसिल को ही हमारे मिशन के विवरण के बारे में पता था। और इसलिए मैं बहुत क्रोधित था और परिषद के खिलाफ विद्रोह करने ही वाला था जब प्रथम एल्डर ने मेरे पास पहली बार संपर्क किया। 12वें एल्डर ने एक लंबी, थकी हुई आह भरते हुए याद किया। सांस उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, तो मुझे इसे अंदर से ही करना होगा। उन्होंने वादा किया कि अगर मैं उनके प्रति वफादार रहूं तो वे मेरी तरक्की में मेरा साथ देंगे। इसलिए मैं सहमत हो गया, और उनके समर्थन से मैंने ग्रह वोर्थास पर चुनाव जीता और परिषद में सबसे कम उम्र का एल्डर बन गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं उसके लिए उसकी जेब में एक और वोट से ज्यादा कुछ नहीं था। मेरी हैसियत से मुझे कोई वास्तविक शक्ति नहीं मिली। शुरुआत में मैं परिषद में उस गद्दार का पता लगाने के दृढ़ संकल्प के साथ दाखिल हुआ था जिसने हमें धोखा दिया था, लेकिन मैंने कितनी भी खोजबीन की, मुझे कुछ नहीं मिला। और जल्द ही मेरा ध्यान भटक गया। अपने संदिग्ध की तलाश करने के बजाय मैं एक वरिष्ठ होने के साथ आने वाले सत्ता के जाल में उलझ गया और ऊंचे पद पर चढ़ने और वास्तविक प्रभाव हासिल करने के जुनून में डूब गया। उसने अपनी निगाहें लियो की ओर झुका ली और दबी हुई शर्मिंदगी के साथ बोला, मुझे एहसास हुआ कि परिषद के भीतर सच्ची शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता था, अपना खुद का ड्रैगन उम्मीदवार तैयार करना। हमारे इतिहास में हर प्रथम बुजुर्ग व्यक्ति किसी ड्रैगन के उदय के पीछे रहा है। यहां तक कि स्वयं नूह का पालन पोषण भी वर्तमान प्रथम एल्डर द्वारा किया गया था। इसीलिए मैं अपना खुद का एक पौधा तैयार करने के लिए बेताब था। मुझे एहसास हुआ कि हमारे पंथ में लॉर्ड सोरोन के अलावा केवल ड्रैगन की ही देवता की तरह पूजा की जाती है, और जो व्यक्ति ड्रैगन को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति अनिवार्य रूप से परिषद को नियंत्रित करने वाला बन जाता है। सालों तक मुझे किसी भी होनहार ड्रैगन उम्मीदवार के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं मिली, लेकिन फिर अचानक भाग्य के एक झटके से मुफैन ने धर्मी गुट के भीतर गुप्त रूप से काम करते हुए दो ऐसे व्यक्तियों का पता लगाया जो कालातीत हत्यारे के वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार वे दोनों ड्रैगन के संभावित उम्मीदवार बन जाते हैं। और इसलिए जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति से आपको धर्मी गुट द्वारा अपना दावा करने से पहले ही पंथ में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। और ऐसा करके मैंने तुम्हें निश्चित मृत्यु से भी बचा लिया। लेकिन मुझे पता था कि मैं खुलेआम दो उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर सकता। आखिरकार मैं 12वां एल्डर था, परिषद में सबसे कमजोर पद। अगर दूसरों को पता चल जाता कि तुम जीवित हो, तो कोई उच्च अधिकारी तुम्हें तुरंत अपने पास बुला लेता। इसलिए मैंने तुम्हें रोडोवा सैन्य अकादमी भेजा, इसलिए नहीं कि मुझे विश्वास था कि तुम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्नातक हो सकते हो, बल्कि इसलिए कि यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कोई और तुम पर हाथ नहीं डाल सकता था। और कम से कम वहां तो तुम मेरी रक्षा करने के लिए थे। जहां तक ल्यूक की बात है, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने उसे उस क्रूर प्रशिक्षण से इसलिए गुजारा क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जीवन और मृत्यु के संघर्षों से बढ़कर किसी योद्धा के विकास को कोई और चीज प्रेरित नहीं करती। यही मेरा तर्क था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा इरादा कभी भी उसे कोमा में भेजने का नहीं था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो मुझे इसे छुपाना पड़ा। एक झूठ से दूसरा झूठ निकलता गया, और हालात बिगड़ते चले गए, यहां तक कि हम सबको यहां तक ले आए। उसका सिर झुका हुआ था, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कभी नहीं चाहा कि उसका ऐसा हाल हो, बल्कि मैं तो यही चाहता था कि वो अगला ड्रैगन बने, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहता था। उसने अपनी बात समझाई, और लियो चुपचाप उसे बोलने देता रहा। उसका गुस्सा हर गुजरते पल के साथ उबलता जा रहा था। अध्याय 584 दुष्चक्र। लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी नहीं चाहा कि ल्यूक का ऐसा हाल हो, बल्कि मैं तो यही चाहता था कि वो अगला ड्रैगन बने, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहता था। 12वें एल्डर ने कसम खाई, और लियो ने ध्यान से उसके शरीर के चारों ओर की आभा का अवलोकन किया, ये देखते हुए कि उसमें धोखे का संकेत देने वाली काली आभा नहीं चमक रही थी। मैं हमेशा से सिर्फ अगला प्रथम एल्डर बनना चाहता था, और मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह कैसे होगा। ये पंथ एक टूटा हुआ स्थान है, जो ऐसे नागरिकों से भरा हुआ है जिन्हें ड्रैगन और धर्मी गुट के खिलाफ अंतहीन युद्ध के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही हमारे लोगों का एकमात्र जुनून है।
इसलिए इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने अपने क्षेत्र पर कितना अच्छा शासन किया या मैंने वोर्थास में क्या विकास किया। आम जनता के लिए भव्य सार्वजनिक तमाशे ही मायने रखते थे, जैसे कि चौथे एल्डर द्वारा स्काई गॉड एरिना पर आतंकवादी हमले की योजना बनाना या वेया को अगले ड्रैगन उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का उनका साहसिक प्रयास। तारांकन सास समय के साथ मैंने प्रशासन या समृद्धि की परवाह करना छोड़ दिया, क्योंकि विकास के बारे में बड़बड़ाने का क्या मतलब था जब सभी लोग केवल खून और बदला चाहते थे। मैं स्वार्थी मूर्ख बन गया, मैं ये स्वीकार करता हूं, लेकिन ये केवल मुझ तक ही सीमित नहीं है, ये परिषद में बैठने वाले हर व्यक्ति का अभिशाप है। उसने अपने बचाव का प्रयास करते हुए समझाया। उसके शब्द कड़वाहट से भरे हुए थे क्योंकि उसने अपने भ्रष्टाचार की तुलना उनके भ्रष्टाचार से की थी। मुझे ये समझने में 30 साल लग गए कि प्रथम बुजुर्ग ने शुरू से ही मेरे साथ खिलवाड़ किया था। नूह की मृत्यु के बाद जब जनता का आक्रोश चरम पर था, तब परिषद के भीतर सत्ता का संतुलन बिगड़ने की आशंका थी। अगर मैंने उस समय विद्रोह भड़का दिया होता तो कौन जानता है कि आज हमारी शासन व्यवस्था कैसी होती। लेकिन इसके बजाय उन्होंने उस संभावना को ही खत्म कर दिया और मुझे राजनीति के क्षेत्र में खींच लिया, जहां धीरे धीरे मेरा स्वरूप बदल दिया गया और मैं एक और भ्रष्ट राजनेता बनकर रह गया। फिर भी मैं उस पंथ से नफरत नहीं करता, नहीं, मैं उसके प्रति बेवफा हूं। मैं सिर्फ स्वार्थी हूं। उसने अपना कबूलनामा खत्म करते हुए स्वीकार किया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जैसे ही लियो के दिमाग में पहेली के टुकड़े आखिरकार एक साथ जुड़ गए, उसकी तालियों की गूंज तेज और सधी हुई थी। अब उसने कल्ट ऑफ एसेंशन को उसके वास्तविक स्वरूप में देखा। ये बुद्धिमान नेताओं की एक परिषद नहीं थी जो अपने लोगों का मार्गदर्शन करती थी, बल्कि यह प्रभाव के लिए एक अंतहीन संघर्ष में उलझे शिकारियों का एक अड्डा था, जिनमें से प्रत्येक अपने उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार था, यहां तक कि ड्रैगन उम्मीदवारों के जीवन का भी। यहाँ निचले दर्जे के एल्डर्स संभावित ड्रैगन्स को आत्मघाती प्रशिक्षण परीक्षणों पर भेजते थे, न कि उन्हें पंथ की महिमा के लिए योद्धा बनाने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि कोई ड्रैगन उभरता है तो वो उनके हाथ में बंधा हो, न कि किसी अन्य एल्डर के हाथ में। और उनके लिए हर वह जान जो दांव पर लगाई जाती है, हर वह युवा जिसे मौत के कगार पर धकेला जाता है, राजनीतिक वर्चस्व की दौड़ में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। इन सबके केंद्र में प्रथम बुजुर्ग अछूत राजा विराजमान थे और अन्य सभी बुजुर्ग उनके सिंहासन पर कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उस पद पर दावा करने का एकमात्र तरीका पूरे पंथ में फैली लोकप्रियता के माध्यम से ही संभव था। लेकिन लोकप्रियता शासन से नहीं मिली, नहीं यह शहरों के निर्माण, जीवन स्तर में सुधार या विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति से आया, क्योंकि आम लोगों की नज़र में इन चीजों का कोई खास महत्व नहीं था। उस पंथ के लोगों को जन्म से ही यह विश्वास दिलाया गया था कि उनका उद्देश्य एक ही है, लड़ना, खून बहाना और पंथ की प्रतिष्ठा को वापस पाना। स्कूलों के कक्षों से लेकर पारिवारिक घरों तक, सदियों पुरानी परंपराओं से लेकर खुले प्रदर्शनों तक, हर आवाज में एक ही सिद्धांत गूंज रहा था, ड्रैगन की सेवा करो, धर्मी गुट को नष्ट करो और जो खो गया है उसे वापस लाओ। नागरिकों को बस इसी बात की परवाह थी, क्योंकि उन्हें बस इसी बात की परवाह करने की अनुमति थी। इसलिए ऐसी दुनिया में एक एल्डर की योग्यता का आकलन उसकी बुद्धिमत्ता या निष्पक्षता से नहीं, बल्कि उसके द्वारा बहाए गए रक्त और उसके द्वारा पाले गए ड्रैगन से किया जाता था। चौथे एल्डर ने सुधारों या दूरदर्शिता से नहीं, बल्कि स्काई गॉड एरिना पर एक आतंकी हमले को अंजाम देकर और वेया को अगली महान आशा के रूप में पेश करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था। ये वो कृत्य थे जिन्होंने जनता को झकझोर दिया, न कि दशकों के सुनियोजित शासन ने। यह एक दुष्चक्र था, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति जो अलग रास्ता अपनाने की हिम्मत करता, प्रतिशोध की जगह समृद्धि की बात करता, उसे अगले चुनाव में उन प्रतिद्वंद्वियों द्वारा हरा दिया जाता जो रक्तपात और ड्रैगन की भाषा बोलते थे। और किसी ने भी इस चक्र का विरोध नहीं किया, क्योंकि यह चक्र ही अस्तित्व को परिभाषित करता था। लियो का जबड़ा कस गया, उसकी मुठियां इतनी कसकर भींच गईं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग ड्रैगन को उसकी चरम शक्ति तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देते हैं, उसने अंत में भयंकर क्रोध से भरी धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जिस क्षण एक ड्रैगन परिषद की पकड़ से बाहर हो जाता है, वो उनका हथियार नहीं रहता बल्कि अपना स्वामी बन जाता है, और यही वो बात है जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं। लियो ने कहा। तभी 12वें एल्डर ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और सिर हिलाया। नूह सम्राट बनने की कगार पर था, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि उसकी हत्या कर दी गई। यदि वो सम्राट बन जाता तो वह परिषद की मनमानी के अधीन नहीं रहता और न ही उनके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होता,
जो कि परिषद के लिए अच्छा नहीं होता। और यही कारण है कि आपके अधीन 2 सम्राट स्तर के सेवक होने के कारण आप हमारे निशाने पर आ गए हैं। फिलहाल चुनाव का मौसम चल रहा है, इसलिए कोई भी बुजुर्ग बड़ा कदम उठाने का जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर कोई निकट भविष्य में आपकी मदद के लिए किसी को फंसा दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार परिषद से अधिक शक्ति रखने वाला छाया ड्रैगन राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। 12वें एल्डर ने स्वीकार किया, जबकि लियो ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। एल्डर्स काउंसिल उस पंथ के लिए एक कैंसर की तरह थी। वे ही कसाई थे जिन्होंने अजगर के उड़ने से पहले ही उसके पंख काट दिए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर था कि एक बार उड़ जाने के बाद वे उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो वे मुझे फंसाना चाहते हैं, है ना? ठीक है, उन्हें आने दो, लियो ने अपनी कटार निकालते हुए कहा और 12वें एल्डर की ओर धमकी भरे अंदाज में बढ़ने लगा। अध्याय 585 बदला पूरा हुआ। एक अज्ञात बंदी गृह 12वें एल्डर के दृष्टिकोण से। 12वें बुजुर्ग लियो को हाथ में खंजर लिए अपनी ओर आते देख कांप उठे, क्योंकि उन्होंने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। स्काईशेड, तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि अगर मैं कबूल कर लूं तो तुम मुझे नहीं मारोगे। स्काईशेड। शश 12वें एल्डर की घबराहट भरी चीखों के बावजूद लियो नहीं रुका। बुजुर्ग को दंडित करने का मन बना लेने के बाद लियो ने जानबूझकर उस व्यक्ति के शरीर पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। प्रत्येक वार नापा तुला और सटीक था, क्योंकि वो उन्हीं जगहों पर वार कर रहा था जहां ल्यूक को चोट लगी थी। तारांकन शश, तारांकन शश। हर घाव एक दर्पण था, हर छेद उसके भाई द्वारा सहन की गई पीड़ा की एक भयावह प्रतिध्वनि थी, जब तक कि बूढ़े आदमी की चीखें कमरे में अपराधबोध के एक साकार कोरस की तरह गूंजने लगीं। लेकिन आपने कहा था कि अगर मैं सच बता दूं तो आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, बुजुर्ग सिसकते हुए बोला। उसकी आवाज पीड़ा और अविश्वास के बीच कांप रही थी, मानो वो उस खोखले वादे से चिपटा हुआ हो जो धोखे भरे झूठ के अलावा कुछ नहीं था। मैंने कहा था कि मैं इस बारे में सोचूंगा, लियो ने खंजर को घुमाकर अलग करते हुए जवाब दिया और उसे अगले निशान में घुसा दिया। और मैंने इस बारे में सोचा भी, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तुम इसके लायक हो। शश बुजुर्ग ने फिर से चीख मारी, उसका शरीर कांप रहा था और वह बंधनों के खिलाफ व्यर्थ ही छटपटा रहा था। उसकी चीखें पत्थर की दीवारों पर गूंज रही थीं। मुंह फैन और सू पेई ने मुंह फेर लिया। वे ऐसी भयावह हिंसा को देखने में असमर्थ थे, यहां तक कि डुपरवेल ने भी अपनी निगाहें फेर ली, क्योंकि वो उस तरह का क्रूर व्यक्ति नहीं था जिसे किसी दूसरे व्यक्ति को यातना देते हुए देखकर आनंद मिलता हो। हालांकि चाहे कितना भी खून बह गया हो या 12वें एल्डर ने कितनी भी जोर से चीख मारी हो, लियो ने अपनी सजा देना बंद नहीं किया। उसने न तो अपनी क्रूरता पर गर्व किया और न ही उसमें आनंद लिया, क्योंकि उसने बिना किसी झिझक के अपनी हरकतें की, ये जानते हुए कि वह बिना किसी द्वेष या पूर्वाग्रह के न्याय कर रहा है। धक्का छींटना उसका हर प्रहार केवल दर्द नहीं बल्कि न्याय था। एक अनुस्मारक, एक लेखा जोखा, किए गए प्रत्येक पाप के लिए एक घाव, उसके भाई को मिले प्रत्येक घाव के लिए एक निशान। 45 मिनट तक कक्ष में केवल एल्डर की कर्कश चीखें गूंजती रहीं और जब तक 12वें एल्डर का शरीर अंततः बेड़ियों के सहारे ढीला नहीं पड़ गया, उसका सिर बेहोशी की हालत में लुढ़क गया, तब तक लियो रुका नहीं। उसकी तलवार प्रतिशोध के अवशेषों से लथपथ थी। गिमली, लियो ने शांत स्वर में पुकारा। दरवाजा लगभग तुरंत ही चरमराते हुए खुल गया और गिमली जल्दबाजी में कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसके सामने के भयावह दृश्य को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी उसके हाथ स्थिर थे क्योंकि उसने बिना किसी प्रश्न के आज्ञा का पालन किया। उसने बुजुर्ग के बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर पर घाव भरने वाला मरहम लगाया और उसकी बाह में सलाइन ड्रिप लगाई, ठीक वैसे ही जैसे उसे पिछले 2 हफ्तों से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हालांकि 12वें बुजुर्ग के घावों को सिलते हुए देखकर लियो को अपने भीतर कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। रुको, उसने गिली को इलाज रोकने का आदेश देते हुए कहा और उसका हाथ बुजुर्ग के शरीर से हटा दिया। मैंने शुरू में इसे लंबा खींचने की योजना बनाई थी, कुछ दिनों में वापस आकर उसे बार बार परेशान करना, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि वह इस मेहनत के लायक नहीं है। उसकी चीखें मुझे संतुष्टि नहीं देती, वे सिर्फ मेरा समय बर्बाद करती है। वह कुछ देर रुका, अपना सिर थोड़ा सा झुकाते हुए उसकी निगाहें बुजुर्ग के बेहोश शरीर पर टिकी रहीं। एक तरफ तो मैं उसे मार डालना चाहता हूँ, दूसरी तरफ उसका ये दावा कि सोरोन को उसकी मौत का आभास हो सकता है, मेरे दिमाग में घूमता रहता है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर उसने धीमी, लगभग उपेक्षापूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोरोन को इसकी कोई खास परवाह है। अगर होती तो परिषद में ऐसे नीच लोग भरे ही नहीं होते।
इसके साथ ही उसका निर्णय दृढ़ हो गया और बिना किसी और झिझक के उसने अपना खंजर उठाया और एक ही झटके में बुजुर्ग का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। छप धड़ाम खून कुछ क्षणों के लिए छलक कर शांत हो गया। उसके बाद छाई खामोशी गहरी और पूर्ण थी। तो गिमली, अब तुम्हें यहाँ पहरा देने की जरूरत नहीं है। बस ये सब साफ कर दो और हम घर चले गए, लियो ने ठंडे लहजे में कहा और अपना बदला पूरा करके कमरे से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस बीच सोरोन को 12वें एल्डर की मृत्यु का आभास हो गया था और एक क्षण के लिए उसने गुस्से से ग्रह वोर्थास की ओर देखा कि क्या हो रहा है। लेकिन जब उसने लियो, डुप्रविल और सुपेई को हत्यास्थल पर मौजूद देखा और लियो के हाथ में एक टपकता हुआ खंजर देखा तो वह चौंक गया। कुछ क्षणों के लिए सोरोन बस घूरता रहा। उसकी प्राचीन आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, क्योंकि वो लियो के कार्यों के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या लड़के ने गुस्से में आकर ऐसा किया था? क्या ये किसी व्यक्तिगत अपमान का बदला था? क्या ये किसी छिपी हुई महत्वाकांक्षा को पूरा करने की रणनीति थी? या फिर क्या ये पहला संकेत था कि लियो उस पंथ के खिलाफ खतरनाक इरादे पालने लगा था? वे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे, एक ऐसे बोझ की तरह जो सदियों पहले उसे परेशान कर सकता था, लेकिन अब केवल थकान का एक सुस्त दर्द ही पैदा कर रहा था। उन्होंने उन अनगिनत पीढ़ियों के बुजुर्गों के बारे में सोचा जो आए और चले गए, जिनमें से प्रत्येक खुद को अपरिहार्य मानता था, फिर भी अंत में प्रत्येक अपने से पहले वाले की तरह ही त्रुटिपूर्ण और भ्रष्ट साबित हुआ। 12वें एल्डर की मृत्यु, चाहे वो उचित हो या नहीं, उस व्यापक चक्र में शायद ही कोई मायने रखती थी और इसलिए उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। हो सकता है कि लियो ने जल्दबाजी में काम किया हो सकता है कि नहीं, लेकिन दोनों ही मामलों में सोरोन ने खुद को आगे जांच करने के लिए अनिच्छुक पाया। मुझे उम्मीद है कि यह अच्छे के लिए होगा, सोरोन ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, अपनी सीट पर पीछे की ओर झुकते हुए। उसकी निगाहें वोर्थास से हटकर वर्तमान पर लौट आईं। अगर उसने हत्या करने का विकल्प चुना है तो उसे उस विकल्प के परिणामों के साथ जीना होगा। उसे लाड़ प्यार करना या कमजोरों का बदला लेना मेरा काम नहीं है। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, क्योंकि बुजुर्ग की जीवन शक्ति की हल्की सी लहर पूरी तरह से गायब हो गई, मानो मौन में समा गई हो। और इसलिए सोरोन ने इस मामले को यहीं छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि उन्हें इसके पीछे की गंभीरता का एहसास नहीं था, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने की उतनी परवाह नहीं थी, और उन्होंने उसी क्षण यह निर्णय लिया कि शायद यही सबसे अच्छा था। अध्याय 586। एक अप्रत्याशित भावना। 12वें एल्डर को मारने के बाद स्काईशेड मैंशन लौटते समय लियो ने महसूस किया कि उसकी आभा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, जिसके कारणों को वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था। वह अपने भीतर भावनाओं के इस जटिल जाल को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था, जिसे सम्राट की उदासीनता द्वारा दबाया जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सम्राट की उदासीनता उसके लिए अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। जब से उसने इरादे को अनलॉक किया और द सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स में महारत हासिल करने की राह पर आगे बढ़ा, तब से ऐसा लगने लगा जैसे मोनाक की उदासीनता एक निष्क्रिय कौशल के रूप में पहले जितनी प्रभावी नहीं रह गई थी, क्योंकि यह उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने में लगभग कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह अजीब है, मैंने कभी अपने शरीर को इतने कम समय में इतने सारे रंग बदलते नहीं देखा है, लियो ने सोचा, जब उसने देखा कि उसके शरीर का रंग बेहद कम समय में लाल से मैरून, फिर नीला, फिर सुनहरा और फिर से लाल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर चल क्या रहा है? उसने सोचा और रुककर गाड़ी को एक तरफ कर दिया। फिर अपने स्टोरेज रिंग से सेवनफोल्ड रिवलेशन कोडेक्स निकाला। ये खाली है, इसमें कोई नया पाठ नहीं है, उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी उम्मीदों के विपरीत पुस्तक में ज्ञान की कोई नई पंक्तियां नहीं मिली, क्योंकि जाहिर तौर पर पुस्तक के अनुसार यह कोई ऐसी घटना नहीं थी जिस पर मार्गदर्शन करने की आवश्यकता हो। मुझे लगता है कि जब मैं चार्ल्स से मिलूंगा तो उससे इस बारे में पूछ लूंगा। उसने फिलहाल के लिए यही कहते हुए कोडेक्स को बंद किया और डुप्रवेल, सुपेई, मोफैन और गिली के साथ चलना जारी रखा। स्काईशेड मैंशन में वापस आने के बाद लियो ने पाया कि उसकी आभा एक आनंदमय नीले रंग में स्थिर हो रही है, क्योंकि वह एक बार फिर अपने पुराने हंसमुख स्वभाव में लौट आया था, जो बदला लेने के जुनून से मुक्त था। फिर उन्होंने मोफैन को क्षमा कर दिया और उसे उसके जहर का प्रतिकार दिया। साथ ही डुप्रवेल को अपने बेटे से मिलने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी भी दे दी, क्योंकि अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के वो उदार महसूस करने लगा था। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और उसे लगा कि दुनिया फिर से ठीक हो गई है।
लेकिन जब उन्हें वह शांति, वह उदारता महसूस होती थी, तब भी उन्हें किसी न किसी तरह पूर्णता का एहसास नहीं होता था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अचानक भावनाओं को मापने में सक्षम हो गया हो, और उसे अभी अभी एहसास हो रहा था कि खुशी शायद उतनी महत्वपूर्ण भावना नहीं थी जितना उसने सोचा था। हालांकि वो इस समय अपने परिवार के साथ खुश था और उन्हें सुरक्षित देखकर खुश था, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर यह उसके लिए उतना संतोषजनक नहीं था जितना कि उस समय था जब वो उसी प्रतिशोध का पीछा कर रहा था। क्या मेरा दिमाग सही जगह पर है? अचानक से मुझे ये स्पष्टता क्यों महसूस हो रही है? लियो सोचने लगा, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उसे ये सवाल उठने लगा था कि क्या वह कभी अपने सेवानिवृत्त पिता का अगला संस्करण बन सकता है। बगीचे में अपनी माँ का हाथ थामे घूमना, घर और परिवार की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना। वह अपने परिवार से प्यार करता था, हाँ, और वह जानता था कि वह उनके लिए पल भर में सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इन दीवारों के भीतर अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हो, केवल फूलों की देखभाल करना या एक आज्ञाकारी बेटे की भूमिका निभाना। क्योंकि वो व्यक्ति नहीं था, वो घरेलू स्वभाव का व्यक्ति नहीं था, और अपने मूल में अब वो समझ गया था कि वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अब उसे अपने बारे में सच्चाई पता चल गई थी, ये सच्चाई कि कैसे उसने अपने पूरे जीवन में हमेशा मजबूत होने की अपनी भूख को एक कर्तव्य समझ लिया था, क्योंकि केवल मजबूत होकर ही वो उन लोगों की रक्षा कर सकता था जिनकी उसे परवाह थी, जबकि वास्तव में उसे केवल मजबूत होने की प्रक्रिया में आनंद आता था। यह उसके लिए एक सहज प्रवृत्ति थी, यह एक पहचान थी। उसने इतनी कड़ी लड़ाई और प्रशिक्षण सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे रक्षा करनी थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि इसके बिना वह अधूरा महसूस करता था। क्योंकि हालांकि वह घर पर खुश रहता था, लेकिन वह केवल एक योद्धा होने पर ही जीवित महसूस करता था। अराजकता में जीवित, रक्त में जीवित, अपने आसपास की दुनिया से अधिक तेज, मजबूत और फुर्तीला बनने के कभी न खत्म होने वाले संघर्ष में जीवित। और जैसे ही यह एहसास लोहे की तरह उसके भीतर समा गया, लियो समझ गया कि आज खुश होने के बावजूद भी उसे पूर्णता का एहसास क्यों नहीं हो रहा था। क्योंकि जहां एक ओर उन्होंने अपने पूरे जीवन भर यही माना था कि उनका परिवार ही उन्हें पूर्ण बनाता है, वहीं आज ही उन्हें यह एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। और उनके लिए इसे स्वीकार करना काफी चौंकाने वाला था। आज ही क्यों? आज ऐसा क्या हो रहा है जिससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? वो सोचने लगा, और अनजाने में ही पूरी तरह से खो गया, अपने विचारों में डूब गया। उसके बगल में चुपचाप चल रही अमांडा ने उसकी आंखों में दूर की उदासी भरी नजर देखकर अपना सिर झुकाया। लियो, उसने धीमी आवाज में पुकारा। उसकी आवाज सतर्क थी, मानो उसे डर हो कि कहीं वह उसे किसी महत्वपूर्ण काम से विचलित न कर दे। लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने बस हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपना हाथ क्षण भर के लिए उसकी बाह पर फेरते हुए दूर कर लिया। तुम कहीं और चले गए हो, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। उसने दबी हुई सी हल्की सी हंसी हंसी, हालांकि उसकी निगाहें उस पर झुंझलाहट के बजाय गर्मजोशी से टिकी रहीं। फिर उसे जगह देने के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ गई। इस बीच सु यान के दृष्टिकोण से अंतरतारकीय सर्किट। बस यही है दोस्तों, आखिरी मैच, रोडोवा के कप्तान सु यान का मुकाबला जिनेवा के नवागंतुक यूलेई से। क्या यूलेई जिनेवा के 4-1 के घाटे को पलट सकता है? डेरेक ने पूछा, जिस पर ली ने असहमति जताते हुए अपनी जीभ चिटकाए। डेरेक, ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। कप्तान सु यान आज अजेय है, 3 जीत हासिल कर चुके हैं और यह उनकी लगातार चौथी जीत हो सकती है, ली ने कहा, जब सु यांग ने अपने हमेशा की तरह दबदबे वाले प्रदर्शन के साथ शुरुआत की। शिंग शिंग, अदम्य स्लैश, तारांकन कबूमो, कितना जोरदार प्रहार है। मुझे नहीं लगता कि यूलेई इससे उबर पाएगा। ये रोडोवा की जीत है। सु यांग ने उनके लिए पूरी तरह से जीत हासिल की, ली ने खुशी से कहा, और सु यांग ने जीत की खुशी में अपनी मुठियां ऊपर उठा लीं। सु यांग, सु यांग, सु यांग, भीड़ उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन सु यांग को उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि कैसे लियो ठीक 1 साल पहले यहीं खड़ा था, इसी भीड़ के ध्यान का आनंद ले रहा था। मुट्ठी कसना। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका गुस्सा भड़क उठा जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। मेरे दोस्त, अकादमी खत्म हो गई है। लगता है जल्द ही मुलाकात होगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और फिर उन साथियों की भीड़ की ओर मुड़ गया जो उसे बधाई देने के लिए मैदान की ओर दौड़ रहे थे। 4X वॉल्यूम 5 का अंत, चेजिंग ए शैडो। मिलते हैं छठे खंड में, दूसरा महान विश्वासघात, 4X। अध्याय 587, ईर्ष्या के बीच टाइमलेस असैसिन वॉल्यूम 6, दूसरा महान विश्वासघात।
विश्वास की रोशनी में ही विश्वासघात जन्म लेता है, अंधेरे में नहीं। पीठ में छुरा घोंपा जाना केवल इसलिए दर्द देता है क्योंकि एक समय उस हाथ का इस्तेमाल आपको सहारा देने के लिए किया गया था। सबसे क्रूर गद्दार कभी भी आपके द्वार पर आए अजनबी नहीं होते, बल्कि वे भाई होते हैं जिनके साथ आपने भोजन किया, वे पिता होते हैं जिनका आपने सम्मान किया, वे प्रेमी होते हैं जिन्होंने शाश्वत निष्ठा की शपथ ली। और जब विश्वासघात होता है तो यह एक अकेला कृत्य नहीं होता, बल्कि इतिहास का पुनर्लेखन होता है, क्योंकि जो कभी सत्य था वह झूठ बन जाता है, जो कभी पवित्र था वह अपवित्र हो जाता है, और स्मृति के पन्नों में दोषी और निर्दोष के नाम बदल जाते हैं। अंततः विश्वासघात केवल रिश्तों को तोड़ना ही नहीं है, यह एक नई व्यवस्था का जन्म है जो भरोसे की राख से गढ़ी गई है। अभिलेखागार पाल लिरेन डे, आस्था और विश्वासघात की प्रकृति पर 12वां संस्करण। एक स्टल ग्रह, खोया हुआ जंगल, सोरोन और कैलिथ के दृष्टिकोण से 2500 साल पहले। नाला सरसराहट कुछ क्षणों के लिए पिछवाड़े के प्रशिक्षण मैदान में केवल झींगुरों की हल्की भिनभिनाहट और एक स्टल के किले की दीवारों से टकराते पत्तों के कोमल हिलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ऊपर आकाश में चमकते 2 चंद्रमाओं की हल्की रोशनी मैदान पर पड़ रही थी, जिससे द्वंद्वयुद्ध का घेरा चांदी की तरह जगमगा रहा था। जबकि 2 भाई तलवारें खींचे एक दूसरे के सामने खड़े थे, उनकी सांसें स्थिर थी लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। एक तरफ केलिथ खड़ा था, उसका रुख शांत और संतुलित था, मानो वो इस द्वंद्व युद्ध को पहले भी हजारों बार लड़ चुका हो और हर बार विजयी हुआ हो। दूसरी ओर सोरोन खड़ा था, उसकी नसों में बेचैन ऊर्जा दौड़ रही थी, उसके होंठ एक पतली रेखा में दबे हुए थे क्योंकि वह अपने मुंह पर उभरती हुई मुस्कान को दबाने की कोशिश कर रहा था। उनके पिता खेत के किनारे पत्थर की बेंच पर बैठे थे, एक पैर दूसरे पर मुड़ा हुआ था और ठुड्डी हल्के से हाथ पर टिकी हुई थी। वो न तो किसी शासक की तरह दिखता था, न ही ब्रह्मांड के सबसे खूंखार हत्यारे की तरह, बल्कि एक ऐसे पिता की तरह दिखता था जो अपने बेटों को अपना भाग्य गढ़ना सीखते हुए देख रहा हो। कैलिथ, उसकी आवाज धीमी और संयमित थी, बहते पानी की तरह स्थिर, अपनी स्थिति मजबूत करो। तुम अति आत्मविश्वासी हो, और अति आत्मविश्वास किसी भी किले में पहली दरार होता है। केलिथ ने बिना किसी झिझक के खुद को समायोजित किया, अपने पैरों को मिट्टी में और अधिक मजबूती से जमाया, और अपनी तलवार को नए सिरे से सटीकता के साथ पकड़ लिया। सोरन, उनके पिता ने अपनी निगाहें घुमाते हुए कहा, जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करना बंद करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम केलिथ से ज्यादा ताकतवर या तेज नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास भी अपने तरीके हैं। सोरोन ने झट से सिर हिलाया, उसकी आंखों में चमक थी, मानो उन शब्दों ने उसे कुछ साहसिक करने की छूट दे दी हो। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। केलिथ ने पहले हमला किया, उसकी तलवार काली आग की एक लकीर में जल उठी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, डार्क फ्लेम। गर्मी से हवा कांप रही थी, उसके पैरों के नीचे की घास भी मुड़कर काली पड़ रही थी। जैसे ही उसने हथियार को निर्णायक चाप में नीचे लाया, जिसका मकसद मैच शुरू होने से पहले ही खत्म करना था, सोरोन ने अपनी तलवार उठाए और उसे भी डार्क फ्लेम से ढक दिया। हथियारों के टकराने पर चिंगारियां फूट पड़ी, अजय आग अपने जुड़वां से टकरा गई। शेंग उस धमाके की गूंज पूरे आंगन में सुनाई दी, जिससे पास में रखे लकड़ी के प्रशिक्षण पुतले हिल गए। बहुत धीमे हो, सोरोन, कैलिथ ने बुदबुदाते हुए लगातार प्रहार करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। हर हरकत का अभ्यास किया हुआ था, हर वार में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो हमेशा से अधिक शक्तिशाली और अधिक स्थिर हाथ वाला रहा था। 16 वर्षों तक, जब से उन दोनों ने अभ्यास करना शुरू किया था, जीत उसका जन्मसिद्ध अधिकार थी। लेकिन हाल ही में सोरोन के परिपक्व होने के साथ साथ उनके बीच का अंतर कम होने लगा था। बचाव धकेलना, सोरोन ने मुंह बनाया और एक और वार को रोकते हुए एनहेंस का आह्वान करते ही उसका शरीर अचानक गति में बदल गया। उसकी भुजाएं और कंधे ताकत के प्रवाह से फूल गए, जिससे वो कैलिथ को पीछे धकेलने में सक्षम हो गया। एक पल के लिए उसे लगा कि पलड़ा उसी के पक्ष में है, लेकिन तभी कैलिथ ने भी उसी तरह जवाब दिया, अपने पैरों को और मजबूत करते हुए। अविश्वसनीय फुर्ती से एक तरफ खिसक गया और सोरोन के बचाव को भेदते हुए एक और ज्वलंत प्रहार किया। अनुमानित, केलिथ ने फुसफुसाया। जैसे ही उनकी तलवारें आपस में टकराईं, उनके बीच चिंगारियां नाचने लगी। लेकिन सोरोन केवल मुस्कुराया, दांत भींचे हुए। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके भाई ने उससे पहले कभी उसमें नहीं देखी थी। वह पीछे हट गया, फिर अचानक आगे बढ़ा। उसका शरीर धुंधला सा हो गया, मानो उस पल वह आंखों से ओझल हो गया हो, और उसने हाल ही में सीखी हुई एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे फेड स्टेप कहते हैं। केलिथ की आंखों में उसका भाई रात की हवा में विलीन हो गया था। गर्मी और लौ की हल्की सी झिलमिलाहट परछाइयों में समा गई थी।
केलिथ ने अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए मायाजाल का अनुमान लगाने की कोशिश में घूमकर पलटवार किया, लेकिन उसका अनुमान गलत निकला क्योंकि सोरोन उसके ऊपर से नहीं बल्कि पीछे से प्रकट हुआ। तारांकन स्लैश। सोरोन ने पूर्ण सटीकता के साथ हमला किया, उसकी तलवार नीचे की ओर झुकी हुई थी और केलिथ के खुले हुए हिस्से की ओर बढ़ रही थी, जबकि केलिथ बचाव के लिए घूम रहा था। लेकिन जरा सी भी हिचकिचाहट, अविश्वास की वह एक सांस की उसके छोटे भाई ने आखिरकार उसे अचानक पकड़ लिया है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसका बचाव थोड़ा देर से हुआ और सोरोन का हथियार उसकी पसलियों पर जोर से लगा। हल्की सी चोट लगने से कायलिथ को पीछे धकेल दिया गया और वह आवाज उसके कानों में बिजली की तरह गूंज उठी। तारांकन फशिश। उसके पैर रेत में घिसट रहे थे और वह अविश्वास भरी निगाहों से अपने भाई की ओर देख रहा था। मैं जीत गया, आखिरकार मैंने बड़े भाई को हरा दिया। सोरोन बेदम होकर खुशी से चिल्लाया। उसने अपना हथियार नीचे रखा और ऐसे खिलखिलाकर हंसने लगा जैसे कल होगा ही नहीं। 16 वर्षों में कैलिथ ने अपने छोटे भाई के खिलाफ कभी भी कोई मुकाबला नहीं हारा था, क्योंकि दिन ब दिन, साल दर साल कैलिथ ने और अधिक मेहनत से प्रशिक्षण लिया था, तेजी से प्रहार किया था, बेहतर बचाव किया था और अधिक समय तक सहन किया था। सोरोन हमेशा पीछे रह जाता था, हमेशा पहुंचने की कोशिश करता रहता था, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता था। फिर भी आज रात, 2 चांदनी रातों की सुनहरी रोशनी में उसने ये कर दिखाया, वह जीत गया। लेकिन कैलिथ को जलन नहीं थी, अभी तो बिल्कुल नहीं। जब उसने अपनी तलवार नीचे रखी तो उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, न ही मैदान में गूंजती उसके भाई की हंसी से उसे कोई घृणा हुई, बल्कि उसे एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ कि सोरोन आखिरकार अपनी सीमाओं को पार करने में कामयाब हो गया था। और फिर उनके पिता उठ खड़े हुए। उसकी धीमी सधी हुई ताली की आवाज पूरे खेत में गूंज रही थी। उसके हाथों की हर चोट झींगुरों की आवाज से भी तेज, पत्तों की सरसराहट से भी तेज और कैलिथ के दिल में धड़क रहे अविश्वास से भी तेज थी। वो अभ्यास मैदान के केंद्र तक गया, उसका चोगा घास पर लहरा रहा था। उसकी उपस्थिति ने पूरे घेरे को एक ऐसे आकर्षण से भर दिया जिसका विरोध दोनों भाई नहीं कर सकते थे। वो सोरोन के सामने रुका, अपना एक खुरदुरा हाथ अपने बेटे के कंधे पर रखा और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। सोरन, उनके पिता ने कहा, उनकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो कैलिथ ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरे बेटे, तुम में एक दिन मुझसे भी आगे निकलने की क्षमता है। हा हा हा। उसकी हंसी दिल खोलकर, बेरोक-टोक और सच्ची थी। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था, आग की तरह चमक रहा था, उग्र और अटल। और ठीक उसी क्षण जब कैलिथ कुछ कदम दूर खड़ा था, उसके हाथ में अभी भी तलवार थी, उसके माथे पर पसीना ठंडा हो रहा था, तभी उसके अंदर कुछ टूट गया। उसके पिता ने उससे ये शब्द कभी नहीं कहे थे, एक बार भी नहीं। चाहे उसने कितनी ही बार अभ्यास किया हो, चाहे उसने कितनी ही बार सोरोन को हराया हो, चाहे उसने हर फॉर्म, हर स्ट्राइक, हर स्टांस को परफेक्ट करने में कितने ही घंटे बिताए हो, उसके पिता ने उससे कभी नहीं कहा था कि वह उनसे आगे निकल सकता है। सोरोन ने उसे सिर्फ एक बार हराया था, 16 वर्षों में सिर्फ एक बार। फिर भी उस एक जीत के लिए उसे गले लगाया गया, उसकी प्रशंसा की गई और उसे असीम सम्मान दिया गया। जैसे ही केलिथ ने अपनी निगाहें नीचे की, उसका सीना कस गया। उसके पिता की हंसी की गड़गड़ाहट उसके कानों में उपहास की तरह गूंज रही थी। उसने खुद को चुप रहने के लिए मजबूर किया, अपने गले में उठ रही कड़वाहट को निगलने की कोशिश की, लेकिन वे शब्द उसके हृदय में गहरे तक उतर गए। मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं। उस रात उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर झुकाए प्रशिक्षण मैदान से चला गया। उसका ब्लेड घास पर धीरे से घिसट रहा था। उसके पिता की हंसी और भाई की खुशी उसके पीछे गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या का पहला बीज बोया जा चुका था। तब ये बहुत छोटा था, लगभग अदृश्य, लेकिन यह मौजूद था। ईर्ष्या की एक जड़ उसकी आत्मा की गहराई में समाई हुई, वर्षों के बीतने और तूफानों के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। और जब अनगिनत छोटी छोटी घटनाओं के घटित होने के बाद अंततः 300 वर्षों बाद ये फला फूला, तो इसने विश्वासघात का फल दिया। महान विश्वासघात, केलिथ द्वारा अपने पिता की जान लेने के रूप में, इतिहास और पंथ के नीतिगत मार्ग को हमेशा के लिए बदल दिया गया। अध्याय 588, सभी देवताओं का शिखर सम्मेलन प्रारंभ होता है। वर्तमान समय, 12वें एल्डर की फांसी के 3 महीने बाद, अंतरिक्ष में कहीं। आज का दिन ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज ही के दिन प्राचीन देवताओं के मंडप के अंदर शताब्दी में एक बार होने वाला सर्वदेव शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। आज सभी धर्मी गुटों के देवता ब्रह्मांड के सभी हिस्सों से उड़कर उस तैरते हुए क्षुद्रग्रह पर एकत्रित हुए, जिसमें प्राचीन मंडप स्थित था, जो उनकी दुर्लभ और पवित्र बैठक के लिए निर्धारित स्थान था।
वो मंडप स्वयं बिना किसी बंधन या दिशा के तारों के बीच विचरण करता रहा। उसका उद्गम बहुत पहले भुला दिया गया था। उसके गंतव्य पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि उसकी गति को नियंत्रित करने वाले दिव्य नियम केवल उस शाश्वत संप्रभु को ही ज्ञात थे जो उसके शीर्ष स्थान पर आसीन था। ब्रह्मांडीय पत्थर से तराशे गए खुले कमल के आकार की यह संरचना दूर से देखने पर बेहद नाजुक प्रतीत होती थी, फिर भी इससे निकलने वाला दबाव इतना अधिक था कि यहाँ तक कि सम्राट स्तर के जानवर भी सहज भय से इसकी उपस्थिति से दूर रहते थे। पवेलियन के भव्य कक्ष के अंदर तारा क्रिस्टल से बनी एक जगमगाती गोलाकार मेज के चारों ओर 10 सिंहासन व्यवस्थित थे, जिनमें से प्रत्येक को एक देवता के लिए तराशा गया था और प्रत्येक अपने अधिष्ठाता के सार से हल्की सी गूंज रहा था। और आज हमेशा की तरह उन 10 सीटों में से 9 पर धर्मीगुट के देवताओं का कब्जा था, जबकि सोरोन के लिए आरक्षित एक सीट खाली रही। घेरे के शीर्ष पर शाश्वत संप्रभु केलित बैठे थे। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली और अनदेखी करना असंभव थी, क्योंकि वे अपनी आंखें आधी खुली रखकर बैठे थे। मुड़े हुए प्रकाश और बुने हुए माना से बने वस्त्रों में लिपटा हुआ केलित न तो बूढ़ा दिखता था और न ही जवान, न ही नश्वर और न ही दिव्य, क्योंकि वो सभी शाश्वत चीजों की तरह ही कालातीत प्रतीत होता था। उसके दाहिनी ओर धोखेबाज मॉरिस नंगे बदन बैठा था। उसकी छाती नंगी थी और वह आराम से था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह चिकनी थी और उसके काले बाल गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए उसकी हर सांस के साथ हल्के से लहरा रहे थे। उसके होठों पर एक स्थायी मुस्कान बनी रही, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही जानता था कि इस शिखर सम्मेलन का अंत कैसे होगा, और उसे यह उस तरह से मनोरंजक लग रहा था जैसा बाकी लोगों को नहीं लग रहा था। वहीं कैलिथ के बाईं ओर हेलमुट द बरसेरकर बैठा था, बाहें क्रॉस किए और जबड़े कसे हुए, खून से लथपथ फर में लिपटा हुआ और खामोश क्रोध से भरा हुआ, मानो वह शांति भंग करने के लिए मेज पर मुक्के मारने से खुद को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो। शेष 6 स्थान महान कुलों के देवताओं के थे, जो धर्मी गुट के आधारशिला परिवार थे, जिनकी जड़ें पशु देवताओं के युग की शुरुआत तक फैली हुई थी। सु परिवार के देवता सूरेन अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर और अपनी निगाहें आधी नीचे करके बैठे थे, मानो वे कैलिथ के चेहरे के भावों की नकल कर रहे हों। उनके बगल में मु कबीले के दिव्य कुलपति मुशेन बैठे थे, जो बेहद घबराए हुए लग रहे थे, क्योंकि वे मुश्किल से ही स्थिर रह पाते थे और लगातार कमरे में छिपे जालों की जांच करते रहते थे। फिर डूट्रास्क आए, आराम से लेटे हुए और हल्के से तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ। उनकी उंगलियां मेज पर थपथपा रही थीं, मानो उन्हें इस बात से बेचैनी हो रही हो कि यह बैठक शुरू होने में कितना समय लग रहा है। लू हान बगल में बैठा था, अपनी जैड आस्तीन वाली पोशाक के भीतर भुजाएं मोड़े हुए। उसका दैवीय दबाव पूरी तरह से छिपा हुआ था, हालांकि कमरे में मौजूद लोग सहज रूप से उसे सबसे खतरनाक मानते थे। अंतिम 2 प्रतियोगी थे रूवासा, जिसकी हर पलक झपकने से जहर की तरह मुंह टपकता था, और यूकेरो, तेज नजरों वाला और शांत, जिसका दिव्य सार संयमित क्रोध के साथ धीरे धीरे धड़क रहा था। वे सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि पिंजरे में बंद शिकारियों की तरह बैठे थे, एक दूसरे में दरारें, विश्वासघात या कमजोरियों की तलाश में देख रहे थे, जबकि उनके बीच की खाली कुर्सी हल्की हल्की धड़क रही थी, मानो वह भी सुन रही हो, भले ही दूर से ही सही। डोम डोम घड़ी में 12 बज गए और बैठक शुरू होने का आधिकारिक समय आ गया। तभी कैलिथ ने एक गहरी सांस ली और खाली सीट की ओर देखा। इतिहास में 22वीं बार सोरोन ने वार्षिक ऑल गॉड समिट में शामिल न होने का फैसला किया है, तो दुर्भाग्य से इस साल भी हम उसे धोखा देकर मार नहीं सकते, कैलिथ ने कहना शुरू किया, और मॉरिस उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। हा, बढ़िया। मॉरिस ने कैलिथ के कंधों पर हल्के से थपथपाते हुए उसकी प्रशंसा की। जैसा कि दूसरी सर्वदेव शिखर सम्मेलन बैठक में चर्चा हुई थी, 6 महान कुलों के लिए सार्वभौमिक सरकार के अधीन रहने की प्रस्तावित समय सीमा, जो प्रारंभिक रूप से 2000 वर्षों की थी, अब समाप्त हो चुकी है। इससे शर्तों पर पुनर्विचार करने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा यही है, साथ ही कुछ छोटे मोटे मुद्दे भी हैं जिन पर बाद में चर्चा की जाएगी। इसलिए जब तक किसी को कोई आपत्ति न हो, आइए इस सदी की बैठक की शुरुआत आपकी पुनर्विचार मांगों के साथ करें। कैलिथ ने प्रस्ताव रखा और चुपचाप कक्ष में मौजूद 6 महान कुलों के सदस्यों की आंखों में देखा, जो पहले से ही विद्रोह करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत हो रहे थे। उनके शब्दों के बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। ऐसा इसलिए नहीं था कि किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि हर कोई किसी और के पहले बोलने का इंतजार कर रहा था। रूवासा ने अपनी कलाई पर सोने की हथकड़ी को ठीक करते हुए यूकिरो पर एक तिरछी नजर डाली, जो मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था, हालांकि उसकी उंगलियों के नीचे तारे के क्रिस्टल में हल्की सी कंपन उसके संयम को दर्शा रही थी।
ड्यूट्रास्क ने अपनी गर्दन चटकाई। जाहिर तौर पर वह इस नाटकीयता से ऊब गया था, जबकि सूरेन ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, मानो उसने इस शिखर सम्मेलन के हर संभावित परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लिया हो और उनमें से किसी को भी चिंता के योग्य नहीं पाया हो। केलिथ ने पलकें नहीं झपकाईं। वह बस वहीं बैठा रहा, बिना हिले डुले, चुप्पी को और लंबा खींचने देता रहा, जब तक कि वह इंतजार जैसा महसूस होना बंद नहीं हो गया, बल्कि असहनीय दबाव या ठोस भार जैसा लगने लगा। और तभी मुशेन ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा नर्म निकली, उसमें सावधानी झलक रही थी, फिर भी हर शब्द में एक ऐसे फैसले का भार था जो बहुत लंबे समय से अंदर ही अंदर पनप रहा था, मानो कोई सच्चाई खामोशी में बार बार दोहराई जा रही हो। लॉर्ड कैलिथ, उसने ड्यूट्रास्क और लू हान की ओर तिरछी नजर से देखते हुए कहना शुरू किया, मानो वह मौन रूप से यह पुष्टि चाहता हो कि वह अपने विद्रोह में अकेला नहीं है। अच्छे आदर के साथ, क्या होगा यदि हम अब धर्मी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहना चाहते? वो केवल एक पल के लिए झिझका, जो हेलमुथ को अपनी निगाहें ऊपर उठाने और मॉरिस की मुस्कान को और चौड़ा करने के लिए काफी था। अगर हम अभी स्वतंत्र होना चाहें तो क्या होगा? मुशेन ने पूछा, और कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। अध्याय 589, कोई समझौता नहीं, प्राचीन देवताओं का मंडप। अगर हम अभी स्वतंत्र होना चाहें तो क्या होगा? मुशेन ने पूछा, और उनके इस प्रश्न से कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। क्या तुमने क्या कहा, छोटे बदमाश? मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें ठीक से सुना, हेमुथ ने तुरंत जवाब दिया, और अपनी गर्दन झुकाकर तिरछी नजर से मुशेन की ओर देखा। उन्होंने कहा, हम अब स्वतंत्र होना चाहते हैं। 6 महान कुलों ने पहले ही फैसला कर लिया है कि वर्तमान व्यवस्था, जिसमें कुल सार्वभौमिक सरकार के अधीन है, अब हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमने 2000 वर्षों तक आपकी सेवा की, लेकिन अब हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते। सूरेन ने यह बात दोहराई, और हेमुथ की बाईं आंख गुस्से से लाल हो उठी। तारांकन दरार, तारांकन दरार। हेलमुथ ने पहले अपनी उंगलियों के जोड़ों को चटकाना शुरू किया, फिर अपनी गर्दन की मांसपेशियों को समायोजित किया, क्योंकि वह लड़ने के लिए तैयार लग रहा था। तभी अचानक कैलिथ ने उसके सामने अपना हाथ रख दिया, मानो उसे 1 मिनट के लिए शांत होने का इशारा कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को धर्मी गठबंधन से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार पिछले 2000 वर्षों से हमारे पास एक अच्छी व्यवस्था है। आज, यदि आप उचित मांगे रखते हैं, हम तीनों कुछ रियायतें देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए कृपया स्वतंत्रता की मांग करने से पहले आइए पहले इस मामले को सुलझाने का प्रयास करें, कैलिथ ने सुझाव दिया। उनका स्वर अभी भी शांत और विनम्र था, क्योंकि हेमुथ के विपरीत वो मुशेन के बयान से नाराज नहीं दिखे। 6 महान कुलों से संबंधित किसी भी देवता ने कैलिथ से आज इतना सहयोग करने की उम्मीद नहीं की थी, और इसलिए पुनर्विचार के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव का सामना करते हुए वे थोड़े अचंभित रह गए। ड्यूट्रास्क ने लू हान की ओर देखा, जिसने जवाब में अपने कंधे उचका दिए। अब वे दोनों इस बात को लेकर अनिश्चित दिख रहे थे कि वे तुरंत विद्रोह की घोषणा करना चाहते हैं या नहीं, जबकि मुशेन और सूरेन आश्वस्त नहीं दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आज ही इस गठबंधन से बाहर निकलने का मन बना लिया है। अंत में, जब मेज पर बैठे सभी पुरुष चुप रहे, तो रू वासा ने चुप्पी तोड़ी। बहुत अच्छा, तो रू कबीला सार्वभौमिक सरकार के साथ अवैध शिकार न करने का समझौता चाहता है। आप रू कबीले से प्रतिभाओं की भर्ती तब तक नहीं कर सकते जब तक हम पहले उन्हें आपके लिए काम करने की मंजूरी न दे दें। हमारे प्रतिभाशाली शाखा कबीले के बहुत से सदस्यों को सार्वभौमिक सरकार ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले लिया है, क्योंकि आप उन्हें उच्च स्तरीय तकनीकें देने का वादा करते हैं जो आमतौर पर घर पर मुख्य कबीले के वंशजों के लिए आरक्षित होती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रति शताब्दी औसतन एक सम्राट उम्मीदवार का नुकसान हो रहा है, जो अस्वीकार्य है। रू ने कठोर स्वर में कहा, और कैलिथ ने मॉरिस की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हम एक समझौता कर सकते हैं जो आपको हर साल 100 बार अस्वीकार करने का अधिकार देता है, ताकि आप अपनी शाखा कुलों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को दूसरे संगठनों द्वारा ले जाए जाने से रोक सकें। जबकि हमें अभी भी सार्वभौमिक सेना चलाने के लिए मध्यम स्तर के लोगों का एक स्थिर प्रवाह मिलता रहता है, मॉरिस ने कहा, जिस पर कैलिथ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये संभव है। हम बाद में इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यह संभव है। कैलिथ ने इस बात की पुष्टि की, और रू वासा उनकी प्रतिक्रिया से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उसे कैलिथ और मॉरिस से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी, और इससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। खैर, मैं अपने कबीले के लिए भी यही चाहता हूँ, और मैं यू कबीले द्वारा सार्वभौमिक सरकार को भुगतान किए जाने वाले वार्षिक कर पर भी पुनर्विचार करना चाहता हूँ। अगर संभव हो तो मैं इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन अगर यह संभव नहीं है
तो कम से कम मैं इसे 80% तक कम करना चाहता हूं, क्योंकि यह बिल्कुल हास्यास्पद है कि यूक्रेन आपको सालाना 2-3 ट्रिलियन एमपी का भुगतान करता है। यूकेरो ने भी एक शर्त रखते हुए कहा। नहीं, मॉरिस ने तुरंत जवाब दिया और इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। यद्यपि सार्वभौमिक सरकार केवल 5 प्रमुख ग्रहों को नियंत्रित करती है, फिर भी हमारी सैन्य शक्ति का आकार 6 महान कुलों के संयुक्त बेड़े के आकार के बराबर है। हमारा पूंजीगत व्यय 6 कुलों की तुलना में कहीं अधिक है, और आप सभी द्वारा उचित मात्रा में कर का भुगतान किए बिना हम इसे बनाए नहीं रख सकते। यदि कबीले अपना कर 80% कम कर देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमें अपनी सेना को लगभग 60-70% तक कम करना होगा, जिससे हम कल्ट ऑफ एसेंशन के खिलाफ काफी कमजोर हो जाएंगे। मॉरिस ने इस बात से इनकार किया, जिस पर लू हान ने तुरंत उसकी टिप्पणी का उपहास उड़ाया। आरोहण का पंथ अब कोई खतरा नहीं है। अब आपको उतने बड़े बेड़े को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है जितना आप 1500 साल पहले रखते थे। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास दर्जनों सम्राट हैं जो पूरे ब्रह्मांड में भयंकर लड़ाकों की टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये पंथ केवल सोरोन की वजह से ही जीवित है और एक सहस्राब्दी से अधिक समय से किसी ने भी उसे हरकत करते नहीं देखा है। लू हान ने यह बात कही और 6 महान कुलों के सभी नेता उसकी बातों से सहमत थे। बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कहा था। हम महान कुल अब उस पंथ से उतना नहीं डरते जितना पहले डरते थे, और हमें आपकी अत्यधिक विस्तारित सेना को बनाए रखने के लिए हर साल आपको इतनी बड़ी भेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्चों में कटौती करें और कर प्रणाली को समाप्त कर दें। हमने वर्षों से अपना उचित हिस्सा चुकाया है, अब महान कुलों के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का समय आ गया है, मुशेन ने कहा, और मॉरिस उनकी बातों पर हंस पड़ा। क्या वो पंथ अब कोई खतरा नहीं है? क्यों न तुम सूरेन से पूछ लो। मुझे लगता है कि उसने उनके हाथों एक ग्रह खो दिया है, मॉरिस ने कहा, और सूरेन को ये टिप्पणी सुनकर अपमान महसूस हुआ। यह एक महत्वहीन ग्रह था, इसे खोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंजर है और केवल अपनी माना खानों के लिए ही उपयोगी था, जिन्हें हम वैसे भी 80% तक समाप्त कर चुके हैं। तो ये कचरे के समान है, इसीलिए हमने शुरू से ही इसकी ठीक से रक्षा करने की जहमत नहीं उठाई। सूरेन ने ये कहते हुए अपनी बात पर अड़े रहे कि वह पंथ अब सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। बहुत अच्छा, केलित ने अंत में कहा, और एक और गहरी सांस छोड़ी। हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि हमें श्रद्धांजलि में कितनी कटौती करनी होगी। हालांकि मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यह अभी के स्तर के 20% तक कम नहीं होगी। अधिकतम हम इसे वर्तमान स्तर के 70% तक कम कर सकते हैं, लेकिन इसे कम करना बिल्कुल असंभव है। केलिथ ने यह बात स्वीकार की, हालांकि उनके प्रस्ताव से बहुत से लोग संतुष्ट नहीं हुए। 6 महान कुल के सदस्यों ने मौन निगाहों का आदान प्रदान किया, उनकी आंखें मेज के उस पार मिली, मानो उनमें से प्रत्येक किसी दूसरे के उस विचार को व्यक्त करने का इंतजार कर रहा हो जो वे सभी सोच रहे थे। अंत में यूकेरो आगे झुका, उसकी आवाज तीखी और अडिग थी। नहीं, 70% काफी नहीं है। हम मामूली रियायतें नहीं मांग रहे हैं, केलिथ, हम सुधार की मांग कर रहे हैं। यदि सार्वभौमिक सरकार चाहती है कि 6 कुल इस गठबंधन में बने रहें, तो श्रद्धांजलि को उसके वर्तमान मूल्य के 20% तक कम करना होगा, इससे कम नहीं। यही कुलों की इच्छा है। रूवासा ने हाथ जोड़कर सहमति में संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। या तो आप इस शर्त को स्वीकार करें, वरना 2 सहस्राब्दियों से चला आ रहा ये समझौता आज समाप्त हो जाएगा। एक पल के लिए मॉरिस उन्हें बस देखता रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर हाथ के इशारे से उसने आखिरकार जवाब दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज कोई समझौता नहीं होगा। ये कहते हुए वह केलिथ और हेलमुथ एक साथ आगे बढ़े। अध्याय 590, देवताओं के बीच युद्ध। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज कोई समझौता नहीं होगा, मॉरिस ने कहा, जैसे ही वास्तविकता खंडित हो गई। ये किसी धमाके, चीख या गर्जनापूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं टूटा, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वह पारंपरिक अर्थों में कोई हमला नहीं था। ये रैखिक क्रम का खंडन था, घटनाओं के घटित होने के अपेक्षित तरीके का अस्वीकरण था। तारा क्रिस्टल की मेज पूरी तरह से सही सलामत थी, फिर भी उसमें दरारें पड़ गई थी। सूरेन बैठी हुई थी, फिर भी खड़ी हो गई थी। हेमुथ अभी भी केलिथ के बगल में था, फिर भी उसकी कुल्हाड़ी ने उस जगह को भर दिया था जहां कभी सूरेन का गला था। सभी कारण और परिणाम अंदर की ओर मुड़ गए, मानो दिव्य अग्नि में जले हुए चर्मपत्र की तरह सिमट गए हों। एक ही पल में 3 प्राचीन देवता गतिमान हो गए और ब्रह्मांड को उनके साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ा। मॉरिस उठा नहीं, वो हवा में आराम से लेटा हुआ प्रकट हुआ,
उसकी परछाई कुर्सी पर मंडरा रही थी जबकि उसका असली रूप अलग अलग आयामों में धुंधलाता जा रहा था। एक हाथ से उसने सूरेन का नाम उस पल के ताने बाने से खींच लिया और दूसरे हाथ से उसने सूरेन के भविष्य में झांककर उसे खिलने से पहले ही कुचलने की कोशिश की। हेमुथ अंतरिक्ष के माध्यम से नहीं बल्कि इरादे के माध्यम से आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी हजारों अनकहे युद्धों के भार के साथ सूरेन की ओर टकराए। उसकी भुजाओं के चारों ओर जंजीरें ऐसे खुल गईं जैसे किसी सांप को आजादी मिल गई हो। प्रत्येक प्रहार समय के अंतराल में कुंडली मारता और पीछे हटता रहा, अपने पीछे केवल उनके आगमन की आघात तरंग छोड़ता रहा। केलित ने न तो कुछ कहा और न ही हाथ उठाया। उसने बस सूरेन की ओर देखा और उस पल को मिटा दिया जब सूरेन बच सकता था। सूरेन हॉर्न उठा, मानो उसके पैरों तले जमीन गायब हो गई हो। लेकिन शायद वह कभी थी ही नहीं। उसकी दिव्य सुरक्षा कवच तारों की रोशनी में पिघलते कांच की तरह अंदर की ओर ढह गई और उसका अपना सार सृष्टि से भी पुरानी भाषा में चीख उठा, मानो इच्छाशक्ति, वंश और स्मृति से बनी ढालों को आह्वान कर रहा हो। उसने एक बार पलकें झपकाई। मॉरिस उसकी परछाई में था। उसने एक बार फिर पलकें झपकाई। हेमुथ की जंजीर उसकी पसलियों के चारों ओर लिपटी हुई थी, न तो अभी खींच रही थी न ही कस रही थी, लेकिन पहले से ही मजबूती से जकड़ी हुई थी। गद्दारों, सूरेन ने बुदबुदाया। उसके मुख के कोने से दिव्य रक्त रिस रहा था और उसका शरीर प्रकाश और द्रव्यमान की अवस्थाओं के बीच झिलमिला रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लू हान हिल गया। वो नहीं उठा। वो एक ही समय में सभी दिशाओं में खड़ा हो गया। अंतरिक्ष ने उसकी इच्छा के अनुरूप स्वयं को पुनर्व्यवस्थित किया, जिससे खंडित फर्श को आकार और टूटे हुए क्रम को समय की बहाली मिली। उसके वस्त्र हर दिशा में लहरा रहे थे। जैसे ही उसकी 6 परछाइयां बाहर की ओर उमड़ पड़ी, उनमें से प्रत्येक ने मॉरिस की एंट्रोपी के एक अलग धागे को रोककर उसे पूर्ण रूप से प्रकट होने से पहले ही रद्द कर दिया। यूकिरो की आंखें फटी रह गईं। उसके क्रोध ने मेज के चारों ओर एक सुनहरा गोला प्रज्वलित कर दिया, क्योंकि उसने एक ऐसे ठहराव क्षेत्र का आह्वान किया जिसने कुछ समय के लिए हेमुथ के आक्रमण को बीच में ही रोक दिया। अंततः डूट्रास खड़ा हो गया। उसकी अनाड़ीपन गायब हो गई। उसकी जगह एक तेवर आ गए जब उसने एक हाथ उठाया और फुसफुसाते हुए एक आदेश दिया। आवाज दूर तक नहीं पहुंची, लेकिन वास्तविकता ने आज्ञा का पालन किया और सूरेन की छाती के चारों ओर की जंजीर गायब हो गई, क्योंकि महान कुलों के देवताओं ने युद्ध में उसका समर्थन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। इसका क्या मतलब है, भगवान कैलिथ? मुझे लगा था कि आपने देवताओं के बीच युद्ध को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, या क्या वह शांति भंग हो गई है? मू शेन ने पूछा, जिस पर कैलिथ ने केवल अपने पिता के मूल धातु के खंजर निकालकर जवाब दिया, जिससे उनका इरादा स्पष्ट हो गया। सच में, तुम मूर्खों को सच में लगता है कि तुम तीनों मिलकर हम 6 लोगों का सामना कर सकते हो? सूरेन ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा और अपना हथियार निकालकर युद्ध की उचित मुद्रा में खड़ा हो गया। हम 3 नहीं, हम सिर्फ 3 नहीं हैं, लॉर्ड सू। हमें आप में से गद्दार का भी समर्थन प्राप्त है, मॉरिस ने जवाब दिया, और उसी क्षण डूट्रेस्ट ने अचानक पाला बदल लिया और सूरेन की ओर झपटा, जो कि सबसे बड़ा विश्वासघात था। तुम काय हो? लू हान ने कहा और अनगिनत एंट्रोपीज के बीच उसका पीछा किया। हालांकि इसका मतलब ये था कि वह फिलहाल कैलिथ, मॉरिस और हेलमुथ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। डूट्रास्क के विश्वासघात ने युद्ध क्षेत्र का रुख तुरंत बदल दिया, मानो उसके चुनाव ने स्वयं ब्रह्मांड की धुरी को ही बदल दिया हो। जैसे ही उसने पाला बदला, संतुलन बिगड़ गया। मॉरिस ने एक बेतहाशा ठहाका लगाया, जिसकी गूंज समय में आगे और पीछे दोनों ओर सुनाई दी, मानो वह न केवल वर्तमान का बल्कि इस विचार का भी मजाक उड़ा रहा हो कि परिणाम कभी अलग हो सकता था। लू हान पीछा करते हुए गायब हो गया। उसकी उपस्थिति मुख्य लड़ाई से एक छाया की तरह अलग हो गई जो अपने स्रोत से अलग हो गई हो, और उसकी अनुपस्थिति के उस क्षण में अग्रिम पंक्ति बिखर गई। क्योंकि कैलिथ को ठीक इसी अवसर की जरूरत थी। वह गति से नहीं बल्कि अधिकार के साथ आगे बढ़ा, उन नियमों को पार करते हुए जो कभी वास्तविकता को नियंत्रित करते थे। हर कदम कारण और परिणाम को फिर से परिभाषित कर रहा था, जैसे उसकी हथेली में उत्पत्ति का खंजर गूंज रहा था, आदिम द्वेष से कांप रहा था। सूरेन ने कैलिथ का यथासंभव मुकाबला किया, हालांकि कौशल के मामले में वो पूरी तरह से उससे कमतर साबित हुआ। हालांकि कैलिथ हेलमुथ जितना शक्तिशाली नहीं था, न ही मॉरिस जितना चालाक, फिर भी वह तीनों में सबसे कुशल योद्धा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता कालातीत हत्यारे कई सहस्राब्दियों पहले हुआ करते थे। मैं आज हार नहीं मानूंगा, सूरेन ने चुनौती भरे लहजे में कहा। जैसे ही दिव्य चिन्ह उसकी त्वचा पर उभर आए, उसकी रक्तरेखा सू परिवार के दिव्य पूर्वजों के पूरे भार के साथ दहाड़ रही थी।
उसका भाला ब्रह्मांडीय इरादे से चमक रहा था, क्योंकि उसने केलित द्वारा उस पर लगाए गए कई डोमेन प्रतिबंधों को पीछे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन केलित ने उसे दर्जनों और प्रतिबंधों से बांध दिया, क्योंकि वह वास्तविकताओं को इतनी तेजी से बुन रहा था कि वह उन्हें नष्ट नहीं कर पा रहा था। शुआ इस समय मानो अचानक ही केलित ने उसे घायल कर दिया। केवल एक बार कंधे पर एक हल्की सी खरोंच, इतनी साफ और तेज कि इससे सूरेन की मुद्रा में शायद ही कोई बदलाव आया हो। फिर भी वो लड़खड़ा गया, दर्द से नहीं बल्कि सदमे से, क्योंकि अमर होने के बाद पहली बार घाव अपने आप नहीं भरा। दैवीय पुनर्जन्म की एक झलक भी नहीं दिखी। उसके शरीर ने उस तलवार को पहचान लिया, धातु के रूप में नहीं, शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उत्पत्ति के रूप में, प्रथम और अंतिम सत्य के रूप में, एक ऐसी चीज के रूप में जिससे बचा नहीं जा सकता। तुम इस शापित तलवार को इस लड़ाई में लाए हो? सूरेन ने अविश्वास से कांपती आवाज में फुसफुसाया। जैसे ही उसने अपना बायां हाथ घाव पर दबाया, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का दिव्य ऊतक हर सांस के साथ और अधिक खुल रहा है। केलिथ ने कुछ नहीं कहा, वह बस आगे बढ़ता गया। सूरेन ने पीछे की ओर छलांग लगाई, जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन जगह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खुद एक तनावपूर्ण लड़ाई में उलझे होने के बावजूद हेमुप ने केलिथ की खोज में सहायता की, क्योंकि उसके दबाव ने उनके चारों ओर युद्ध क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, जबकि मॉरिस ने उसकी दिशा की समझ को इस तरह से बदल दिया कि आगे बढ़ना पीछे की ओर लगने लगा और सुरक्षा आत्महत्या के समान लगने लगी। यूकिरो और रूवासा दोनों मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनके पहुंचते ही मॉरिस अलग हो गया और चार अलग अलग समरेखाओं में एक साथ टकराने वाली लौकिक प्रतिध्वनियों से उनकी एकता चकनाचूर हो गई। रूवासा पीछे हट गई, उसकी आंख पर लगे कट से खून बह रहा था, जबकि यूकिरो का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि देवताओं को बचाव की मुद्रा में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। केलिथ फिर से सूरेन के पास पहुंच गया। इस बार सूरेन ने उसका पूरी ताकत से सामना किया, भाला एक दिव्य चाप में चमकाते हुए हजारों वर्षों की परिष्कृत तकनीक, शक्ति और पैतृक सामर्थ्य का आह्वान किया। हर हमले में सुपरनोवा विस्फोट के बराबर ताकत थी, लेकिन केलिथ ने वार नहीं रोका। उसने बस ओरिजिन डैगर को चलने दिया, और हर बार जब वह हिलता था तो सूरेन के बारे में कुछ धुंधला सा हो जाता था। एक स्मृति, एक धड़कन, एक संभावना। और जब अंतिम प्रहार हुआ तो केलिथ ने वार नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे और सटीकता से तलवार को सूरेन की छाती में गाड़ दिया, मानो किसी पहेली के टुकड़े को उसकी मूल जगह पर वापस रख रहा हो। कोई चीख नहीं सुनाई दी, कोई अंतिम दहाड़ नहीं, केवल सन्नाटा था, क्योंकि सूरेन का दिव्य और प्रज्वलित हृदय भीतर ही अंदर चकनाचूर हो गया और बुझ गया। 2200 वर्षों में पहली बार केलिथ ने एक देवता की हत्या की, और जैसे ही सूरेन का निर्जीव शरीर तारों की रोशनी में विलीन हो गया, उनके चारों ओर प्राचीन मंडप करा उठा, मानो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखने वाले नियमों के साथ विश्वासघात किया गया हो।